हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। उसके बाद हम दो तरह के जो सॉलिड्स होते हैं, जिसमें सॉलिड्स हमारे क्लासीफाइड होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, किस तरह से ये पैक्ड होते हैं। फिर क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेंसिटी को हम यूनिट सेल से कोरिलेट करेंगे। उसके बाद जो सॉलिड होता है उसमें क्या क्या इम्परफेक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं सॉलिड्स की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट, जिसमें मेनली जो मैटर की 3 मेन स्टेट होती हैं, दैट इज़ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, और ये सॉलिड्स के बारे में जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सॉलिड्स जो होते हैं हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सॉलिड्स होती हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स की जनरल करैक्टरिस्टिक के बारे में। तो सॉलिड्स की जनरल करैक्टरिस्टिक जो है हमने बचपन से पढ़ी है। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक क्या होती है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। Their constituent particle, atoms, molecules or ions have fixed position and can only oscillate about their mean position। जिसमें हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फिर एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, वो सारे के सारे एक फिक्स पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं। और सबसे लास्ट होता है कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें ईज़िली कंप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता। अब हम बात करेंगे सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सॉलिड हमारे दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं। पहला होता है अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहते हैं। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। इनमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक सेम होता है। मतलब जैसे आप ये पिक्चर को देख सकते हैं, इसमें क्या है, काफ़ी एक लॉन्ग ऑर्डर तक इन सब का स्ट्रक्चर जो है सेम है। और जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? जिनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब वो अपना ऑर्डर जो होता है वो चेंज करते रहते हैं। ऑर्डर से चेंज करने का मतलब अपने मॉलिक्यूल्स को जिस तरह से बाइंड किए होते हैं उस स्ट्रक्चर को वो बहुत जल्दी ही चेंज कर देते हैं, बहुत कम ही डिस्टेंस में वो वैसा रखते हैं, बाकी वो बहुत जल्दी अपने ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो एक फिक्स टेम्परेचर में ही मेल्ट होते हैं, मतलब मेल्ट होकर के सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना हमारा मेल्टिंग कहलाता है। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो सेम नहीं होता। बहुत सारे जो लिक्विड्स होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। अगर आपने कभी ग्लासेस को देखा तो ग्लासेस जो होते हैं काफ़ी वक्त तक अगर कहीं पे लगे हुए हैं तो वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं कि वो फ्लो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लो करते हैं। इसकी वजह से उन्हें स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं या तो फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। तो आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्यूडो
सॉलिड्स क्या होते हैं, या तो फिर सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है हमारे ग्लासेस, क्योंकि ग्लासेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो फ्लो करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं दो तरह के नेचर की, एक होता है आइसोट्रॉपिक नेचर और एक होता है एनी आइसोट्रॉपिक नेचर। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भी हमारा सॉलिड है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी सभी डायरेक्शन में, हम किसी भी डायरेक्शन से मेज़र करें, सेम होगी। बल्कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉनिक होते हैं। एन आइसोट्रॉनिक का मतलब है कि हम डिफरेंट अगर डायरेक्शन से इनकी यही मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग अलग होगी। अब इनके बीच का डिस्टिंक्शन दिया गया है। पहला क्या है, पहला है शेप। तो शेप क्या है, इनकी जो होती है डिफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है और इनका जो होता है इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का शार्प होता है, और वहीं पर जो हमारा एमॉर्फस होता है उसका क्या होता है, ग्रेजुअली सॉफ्ट एंड टेम्परेचर। उसमें ये मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपने एक फिक्स टेम्परेचर पर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा जल्दी ही ये क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को दो पार्ट में काटेंगे तो क्या होगा, दोनों ही पार्ट जो हमारे बनेंगे उनकी जो कटी हुई सरफेसेस होंगी वो क्या होंगी, स्मूथ होंगी। जबकि एमॉर्फस में क्या होगा, उनकी कटी हुई सरफेसेस कैसी होंगी, अगर ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड है उनकी कटी हुई सरफेस कुछ इस तरह से इरेगुलर टाइप आएंगी। अब बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न की। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनकी एक डेफिनेट, एक करेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का मतलब जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो जो इनका एंथैल्पी होती है फ्यूज़न की वो क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है, एक डेफिनेट होती है, कैरेक्टराइज होती है, जबकि इनकी करेक्टराइज नहीं होती है। उसके बाद एनआइसोट्रॉनिक नेचर की बात करें तो ये क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉनिक होते हैं, आइसोट्रॉनिक होते हैं। मतलब इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग डायरेक्शन से क्या होंगी, अलग अलग, इनकी क्या होंगी, सेम होंगी, इनकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, डिफरेंट डायरेक्शन से मेज़र करने के बाद। और ये क्या होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब ये सॉलिड हैं तो सॉलिड ही रहेंगे। और ये क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं या तो फिर सुपर कूल लिक्विड्स होते हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसके बाद क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के अलावा कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि एमॉर्फस जो होते हैं स्ट्रक्चर में नॉर्मली अपीयर होते हैं, लेकिन इनमें कुछ माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने में लगेगा कि वो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते भी हैं, लेकिन थोड़े बहुत वो माइक्रो क्रिस्टलाइन होते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर आपका इतना बड़ा कोई सॉलिड है तो इसमें ये पूरा देखने में आपको एमॉर्फस लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करेगा। और इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं जो कि एक्चुअली में अपीयर होते हैं कि वो एमॉर्फस हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनका आसपास बहुत यूज़ है, उनके एग्जांपल यही हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और भी डे टू डे लाइफ में इन सबकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि सॉलिड्स की हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम प्योर सॉलिड्स मानते हैं। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं। नेचर क्या है, ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो आपके 4 टाइप से डिवाइड, मतलब कैटेगराइज किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं। पहला आपका होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा होता है आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो दीज आर रियली वेरी इजी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करें तो हमारे दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। हमारा एक पूरा जैसे दिया गया HCl, तो इसमें क्या होगा, Cl क्या होगा, पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और C क्या होगा, पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इस तरह के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोलर कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारे एक तरफ डायपोल मूवमेंट होती है। इस तरह के सॉलिड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। और जिनमें डायपोल मूवमेंट नहीं होती है, सेम होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा H2, Cl2, ये सब क्या होते हैं, I2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इनमें डायपोल मूवमेंट नहीं होती है। देखिए डायपोल मूवमेंट किसकी तरफ होती है, नेगेटिव एलिमेंट की तरफ, जो पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, H2 सेम है, Cl2 सेम है, I2 सेम है। तो इस वजह से क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं। ठीक, फिर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें डायपोल मूवमेंट होती है, जैसे कि HCl, तो डायपोल मूवमेंट किसकी तरफ होगी, Cl की तरफ। SO2, ये S है, ये O है, ये भी O है। इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो पोलर में आते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस तरह से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन है। और समझ लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, वो ऐसे बहुत सारे HF के बॉन्ड बने हुए हैं जो कि एक दूसरे से बड़े ही वीक वंडरवॉल फोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा लिंकेज फॉर्म करते हैं, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इस तरह के सॉलिड्स जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इन्हें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है कि आयन्स होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, दोनों एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। और ये जो सॉलिड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये जो होते हैं सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसके बाद पहले हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट या तो फिर नेटवर्क सॉलिड्स की। तो कोवेलेंट क्या होते हैं, कोवेलेंट दो नॉन मेटल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, उन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जिनमें हमारा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इन्हें हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। क्योंकि जो कोवेलेंस बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। अब इसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास दो हैं, एक डायमंड का और एक ग्रेफाइट का। डायमंड में हमारे चारों कार्बन के एटम बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, और उसकी वजह से डायमंड की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 0 होती है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। और ग्रेफाइट ही एक सिंगल ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जब हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनका बहुत, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। मतलब मेटल्स अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो क्या करेंगे, वो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अपने जब आयंस को लूज़ करके अपने आप को इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपने आप को पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सॉलिड है, तो सॉलिड में से हर एक एटम जो होगा वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या करेगा, एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। तो पूरे के पूरे मेटल, पूरे के पूरे सॉलिड में क्या होगा, एक सीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आ जाएंगे।
और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो है हमारी हेल्प करेंगे। तो ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होता है उनके बीच कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर हमारे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटेलिक सॉलिड्स में ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस मेटेलिक सॉलिड में जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी वीक होगा। अब इसमें करेक्ट मतलब पूरा डिटेल दिया गया। टाइप ऑफ सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर किसकी वजह से होता है, डिस्पर्जन या लंदन फोर्स की वजह से। पोलर किसकी वजह से होता है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन की वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नॉन पोलर का एग्जाम्पल ArCCl4, पोलर का एग्जाम्पल HCl SO2 और हाइड्रोजन बॉन्ड का H2O। फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डेड बस जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, बाकी पोलर और नॉन पोलर सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, इंसुलेटर तीनों होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर का बहुत कम होता है, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड का जो होता है वो थोड़ा लो होता है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है। एग्जांपल NaCl, MgO, ZnS, CaF4, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं फिजिकल नेचर में। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर सॉलिड्स में, लेकिन जैसे ही अपनी मोल्टन स्टेट में ये आते हैं एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन्स होते हैं और चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। एग्जांपल है Fe, Cu, Ag, Mg। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। और इसका क्या है, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट्स। दोनों ही केस में कंडक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट मतलब लगभग हाई होता है। अब हम कोवेलेंट की बॉन्ड की बात करें तो क्या होता है, एटम एटम होते हैं और इनके बीच बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एग्जांपल है SiO2 जो क्वार्ट्ज होता है, SiC और C जो कि हमारा डायमंड होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और उसके बाद ये एक इंसुलेटर भी होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनका भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।